नमस्कार, मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र चौहान। असम में 3 फरवरी से शुरू हुई बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई जारी है। अब तक 4000 से अधिक मामले दर्ज किए जा चुके हैं। बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई का एक वर्ग विरोध कर रहा है तो कुछ लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं। बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई में सैकड़ों महिलाओं के पति जेल या हिरासत में हैं। कईयों के परिवार में घर पर कमाने वाला कोई नहीं बचा है। इस अभियान के खिलाफ सैकड़ों लोगों ने अदालत में जमानत याचिका दायर की है। इस मामले पर मीडिया में चल रही उस खबर का मुख्यमंत्री ने खंडन किया है, जिसमें कहा गया है कि अदालत ने असम सरकार को फटकार लगाई है और सभी आरोपियों को जमानत देने की बात कही है। सरकार को ये सख्त कदम क्यों उठाना पड़ा? क्या किसी और तरीके से इस पर लगाम लगाया जा सकता है? इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नेत्र रंजन चौधरी, भाजपा के प्रवक्ता प्रमोद स्वामी, वकील और आमसू के सचिव हसीना अहमद और हमारे साथ डॉक्टर बाबू पाठक भी हमसे जुड़ रहे हैं। आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले सरकार का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं प्रमोद स्वामी, भाजपा के प्रवक्ता। प्रमोद स्वामी, आपसे सवाल है कि क्या इसका कोई और तरीका नहीं हो सकता था, क्योंकि इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक मानवीय पहलू है और लोग परेशान हो रहे हैं। अचानक से ऐसा कहा जा रहा है कि बिना नोटिस के पुलिस पकड़ के ले जा रही है। देखिए, जो NFHS 5 की जो रिपोर्ट जो आई है वो काफ़ी चिंताजनक रिपोर्ट है। और जो चाइल्ड मैरिज जो रेशियो है वो पूरे भारत वर्ष में 23% है और आसाम में वो जो रेशियो है वो 32% है। और जो आपको प्रेग्नेंट टीनेज की जो प्रेग्नेंट टीनेज जो महिला है, वुमेन जो है हमारी, उनको प्रेगनेंसी के टाइम में उनका जो डेथ का जो रेशियो है वो करीब 17% है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर में मद्देनज़र रखते हुए स्पेशली जो NFHS की 5 की जो रिपोर्ट है, उससे क्या हो रहा है कि जो शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर जो है वो काफ़ी बढ़ रही है। तो अब सरकार के पास में 2 तरीका थे कि या तो इसके ऊपर में जो सख्त कानून जो है जो पहले से बना है, पॉस्को एक्ट जो है वो कांग्रेस के समय में ही 2012 में पार्लियामेंट ने इसको पास किया था। और एक जो कानून है, जो चाइल्ड मैरिज का जो कानून है, वो 1929 से बना हुआ है। फिर 2006 तक पे उसमें कई अमेंडमेंट वगैरह हुए। तो जो हमारे पास में जो कानून जो उपलब्ध है, उन कानूनों का हम सहारा लेते या फिर हम अगर अपीजमेंट पॉलिसी में जाते, पॉलिटिक्स में जाते, तो हम इस मुद्दे को छोड़ देते। तो हमने ये समझा कि अपीजमेंट राजनीति नहीं करनी है। अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो सही मायने में जो महिलाओं के रिफॉर्म्स के लिए, महिलाओं की महिला सशक्तिकरण के लिए, उनकी जान बचाने के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमको राजनीति से ऊपर और वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठ करके हमको कदम उठाना पड़ेगा। तो आसाम सरकार ने ये कदम उठाया। जो पहले से जो कानून थे, उन कानून का हमने पालन करते हुए इसमें जो 14 बरस से जो ऊपर के जो लोग हैं उनके लिए वे वेलेबल सेक्शन है, और 14 बरस के जो नीचे जिन लोगों ने मैरिज की है उनके लिए नॉन वेलेबल सेक्शन के तहत सरकार ने कार्रवाई की है। तो अब ये मूल प्रश्न ये है कि अगर महिला सशक्तिकरण के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जब भी रिफॉर्म्स की हम बात करते हैं, चाहे हमने पहले भी देखा कि हमारी जो मुस्लिम बहनें हैं उनको तलाक के नाम पे जिस तरह से उनके स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ किया जाता था, तो उसके लिए भी जब हम सख्त कानून लेके आए तो यही जो फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस जो है उन लोगों ने उसका भी विरोध किया। शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने जब निर्णय दिया तो उस निर्णय को, उस समय की कांग्रेस सरकार ने उस निर्णय को ही बदल दिया, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय तक को ही बदल दिया। तो एक तरफ अपीजमेंट पॉलिटिक्स है और दूसरी तरफ महिला सशक्तिकरण के लिए हमारी जो महिलाएं हैं। पॉलिटिक्स कहाँ है प्रमोद स्वामी जी? इसमें तो अपीजमेंट पॉलिटिक्स सबको अपीजमेंट डंडे से मारा गया। नहीं, अपीजमेंट पॉलिटिक्स में ये बोल रहा हूँ कि जैसे जब शाहबानो केस में जब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदला गया तो वो अपीजमेंट पॉलिटिक्स था। उसके बाद ने जिस तरह से 3 तलाक के खिलाफ जब हम कानून लेके आए तो उस कानून का भी जिन लोगों ने विरोध किया वो अपीजमेंट पॉलिटिक्स था। हमने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, हमारी महिलाओं की जान की सुरक्षा के लिए, हमारे बच्चों की जान की सुरक्षा के लिए हम ये कानून लेकर के आए हैं। और हमको ये लगता है कि सारे राजनीतिक दलों को और सामाजिक संगठनों को राजनीति से ऊपर उठ करके हमारे आसाम की जो महिलाएं हैं
उनके उनके जान की सुरक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए इसका समर्थन करना चाहिए। हाँ, कहीं कहीं मतभेद हो सकते हैं तो वो अपने सकारात्मक सुझाव सरकार को दे सकते हैं। जी, अब हमारे साथ जो डॉक्टर हैं बाबू पाठक, इनका भी मंतव्य ले लेते हैं, इनका विचार, क्योंकि सरकार ये कहती रही है कि स्वास्थ्य का मामला है, किशोरियों का गर्भ धारण करना काफ़ी खतरनाक होता है और 16.8% असम में किशोरियों के बीच गर्भधारण है, जो काफ़ी अलार्मिंग है, ऐसा मुख्यमंत्री कहते रहे हैं। और क्या क्या समस्याएं हैं, अगर इस तरह से कदम नहीं उठाए गए तो सरकार इसी का हवाला देती है और इतने कड़े कदम उठाई है जो स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हो सकती हैं। डॉक्टर बाबू पाठक जी, स्वास्थ्य पे इसका बहुत बुरा असर पड़ता है, इसमें दो राय नहीं है। और जो शरीर है, उनका जो फिजियोलॉजी होता है, जो महिलाएं हैं गर्भ धारण करने के लिए उतना सक्षम नहीं होता है, क्योंकि ये स्टिल एक ग्रोइंग फेज होता है। और एक सर्टेन एज पे पहुंचने के बाद में मान लीजिए उनका जो फिजियोलॉजी है, उनका जो दिल का जितना कैपेसिटी है वो बढ़ता है, लंग का कैपेसिटी बढ़ता है, हर एक चीज़ का जो फंक्शन है वो उम्र के साथ बढ़ता है टिल अ सर्टेन एज। तो जब तक वो अपना मैच्योरिटी अटेन ना करे, क्योंकि जब गर्भ धारण करती है एक महिला तो ऐसा नहीं है कि केवल वो एक बच्चे को वहाँ नॉर्मली रखती है। जब वो रखती है तो उनका हर एक चीज़ का फंक्शन या डिमांड बढ़ जाता है, उनका कार्डियक फंक्शन, दिल का जो फंक्शन का जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाता है, खून का संचालन बढ़ जाता है, उनका फेफड़े का काम बढ़ जाता है, इत्यादि इत्यादि कई चीज़ों का डिमांड बहुत ज़्यादा। और अगर उम्र के वजह से वो जो ऑर्गन्स हैं वो अगर अपने मैक्सिमम कैपेसिटी तक पहुँचे नहीं हैं, उसके पहले अगर गर्भधारण हो जाए तो फिर उनको दिक्कत होती है। आमतौर पे हम देखते हैं जैसे पीपीएच, पोस्ट पार्टम हिमोरेज जो होता है, जो बच्चा जन्म देने के बाद में जो ब्लीडिंग होता है उसका रेट बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद में जो बच्चे जन्म लेते हैं ऐसी महिलाओं के द्वारा कम आयु में, उन बच्चों पे भी काफ़ी असर पड़ता है। IUGR का रेट अधिक होता है। IUGR मतलब इंट्रा यूटेरिन ग्रोथ रिटार्डेशन, जो बच्चा जितना बड़ा होना चाहिए, जिस अनुपात में बड़ा होना चाहिए गर्भ के आयु के अनुसार, उतना बड़ा नहीं होता है, वो छोटा रह जाता है। और ये तो मैं शारीरिक बातों के बारे में कह रहा हूँ। और मानसिक तौर पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। मानसिक तौर पे ऐसा होता है कि उनको एक ट्रॉमा मिलता है। मान लीजिए अगर वो एक घर से अपने पति के घर में जाती है महिला, तो वहाँ कई सारी जिम्मेदारियों को निभाना पड़ता है, जहाँ उसका मैच्योरिटी उतना नहीं होता है। हालांकि डिमांड मतलब वर्क के घर के तरफ से ज़्यादा रहेगा कि आपको ये करना वो करना, तो ये कोपिंग नहीं हो पाता। तो एक स्ट्रेस ट्रॉमा होता है, ये आमतौर पे साइकोलॉजिकली पाया गया है। दूसरी बात है, अगर ऐसे तनाव में एक बच्चा ऐसी महिला के घर में बढ़े तो उस बच्चे के ऊपर भी बुरा असर पड़ता है। जब वो बड़ा होता है तो उसे भी कई तरीके की, क्योंकि जो ब्रेन का विकास होता है गर्भ में बहुत मायने रखता है उसका ब्रेन का विकास जब वो गर्भ में होता है। तो उस समय अगर कोई तनाव हो मातृ को, तो जब वो बच्चा बड़ा होता है तो उसे काफ़ी दिक्कतें मतलब साइकोलॉजिकली हम फेस करते हैं। एनीमिया, जो रक्त कम होता है, खून हीमोग्लोबिन कम होता है महिलाओं में, उसका भी मात्रा बहुत अधिक। जी, ठीक है। तो लोगों का कहना है कि सरकार को जागरूक करना चाहिए था, इतने कड़े कदम नहीं उठाना चाहिए था। फिलहाल हमारे पास जो सरकार का पक्ष है वो सामने आ गया है, लेकिन बाकी जो विपक्ष हैं उनका पक्ष आना बाकी है। यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। तो असम में बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई जारी है और इसको एक पक्ष इसको गलत ठहरा रहा है, लेकिन एक पक्ष इसका समर्थन भी कर रहा है। हालांकि सरकार पूरी कड़ी कार्रवाई कर रही है और मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस पर आगे एक इकोसिस्टम तैयार करेंगे और गांवों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा जहां बाल विवाह मुक्त गांव होंगे और एक कॉल सेंटर बनाए जाएंगे, लोगों को जागरूक किया जाएगा। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता नेत्र रंजन चौधरी हैं। नेत्र रंजन चौधरी जी, आप ये सवाल हमेशा खड़ा करते हैं कि जिस तरीके से ये कार्रवाई हो रही है वो तरीका कोई और होना चाहिए था, इतनी कड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी, एक मानवीय आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। आप
क्या कहेंगे यहाँ पर? जी धन्यवाद। पहले तो आपको धन्यवाद कि एक टॉपिक के ऊपर आपका डिस्कशन हो रहा है, और जैसे हमारे कई बड़े नेताओं ने भी अलग अलग माध्यम से भी कहा है और हमेशा कहते आए हैं कि हम बाल विवाह की विरोधिता करते हैं, इसमें कोई शंका और दोगलापन नहीं है। और दोबारा उसी बात को ही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, इसमें कोई अपीजमेंट की बात नहीं है। हम पूरी तरह से बाल विवाह की विरोधिता करते हैं, लेकिन वो जो भी इस टाइप का स्टेप वो एक प्रोग्रेसिव हो, मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ इसको, प्रोग्रेसिव हो, ये रिट्रोस्पेक्टिव नहीं होना चाहिए। इसके साथ हमें ये भी देखना चाहिए इसके साथ रिपरकशन क्या होगा, इसका नतीजे क्या हो सकता है, किस तरह से हमको इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन किस तरह से, उन सब बातों को देख के ही स्टेप लिया जाता तो शायद इतनी ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न है वो शायद नहीं होता, लोगों को भी इतना ज़्यादा इसमें झेलना नहीं पड़ता। लेकिन डेफिनेटली ये इस बात से हम तो बाल विवाह की विरोधिता कर ही रहे हैं, और बल्कि बहुत दुर्भाग्य की बात है, चाहे किसी भी गवर्नमेंट का हो, आज तक जो प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट जो स्टेट लेवल आपके हिसाब से क्या तरीका होना चाहिए था सरकार? देखिए इसमें देखिए क्यों होता है, पहले आपको रूट कॉज में देखिए। पहले इसमें निरक्षरता है, लोगों में जागरूकता नहीं है, क्यों चाइल्ड मैरिज नहीं होना चाहिए इसके बारे में उनको जागरूकता करना ज़रूरी है, उनका शिक्षा की माहौल पे ज़रूरी है। ये बहुत सारा सोशल फैक्टर्स इसमें लगा होता है, ऐसा नहीं है कि येस और नो में। तो ये सारे फैक्टर्स का भी काम होता है जिसके कारण से ये चाइल्ड मैरिज हो रहा है। तो हमको वो सब देखना है कि क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, लोगों में जागरूकता किस तरह से किया जाए। ना कि एकाएक आप बोलोगे कि जी आपने पहले भी जो भी टाइम से हो आपने चाइल्ड मैरिज किया, लो उसको जी डाल दो जेल में। अब उसकी बाद क्या होगा, उस फैमिली का क्या हुआ, उस फैमिली क्योंकि वो कानून जो है वो काफी कड़ा है, पोक्सो कानून की जब हम बात करते हैं तो उस कानून में यही सब बातें लिखी गई हैं कि जो नॉन अवेलेबल है आप पुलिस पूछताछ कर सकती है, पुलिस कभी भी गिरफ्तार कर सकती है, तो कानून में ये बातें लिखी गई हैं। इसमें मैं राजनीतिक मंतव्य इसमें नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन कुछ दिन पहले ही महामहिम असम का जो हाई कोर्ट है का न्यायाधीश ने भी इसका धज्जियां उड़ा दिया है। उन्होंने पूछा है कि ये पोस्को में क्यों लाया गया, इनको आप आईपीसी 376 में क्यों डाल रहे हो, क्यों उनको रिटेन किया गया है, इंट्रोगेशन के लिए क्यों रखा गया है। ये कांग्रेस पार्टी या कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं पूछ रहे, ये माननीय न्यायाधीश पूछ रहे हैं। तो ये पोस्को में किस आधार पे आया है, ये सवाल असम गवर्नमेंट को न्यायाधीश ने पूछा है, ये उनका जवाब, यही सवाल कल जवाब ये दे जी। ये हम नहीं पूछ रहे। आपसे दूसरी चीज और एक चीज बताओ, आपको जानकारी लेके बताऊं कि जो चाइल्ड मैरिज एक्ट है ये 1967 में हुआ था। तो भारत का कौन फेमस पॉलिटिशियंस ने 1968 में, जिसका जन्म 1952 में हुआ था, उन्होंने शादी किया था, उस लेवल से शुरू करिए। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो सारा कुछ है, आप देख लीजिए, देखा जाए तो वहीं से शुरू होगा। फिर 1967 को ये एक्ट आया था, एंटी चाइल्ड मैरिज एक्ट। तो सन 68 में किसने शादी किया था, जो उस समय 16 साल के थे। तो वो सब देखिए, देखने जाए तो बहुत है, तो पीछे देखेंगे तो वहाँ से भी शुरू होगा। हम चाहते हैं कि प्रोग्रेसिव हो, लोगों को जागरूक करिए, कड़े कदम लीजिए, लेके उसको सॉल्व करिए। और डॉक्टर साहब को भी मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट और काफ़ी सारे साइंटिफिक एस्पेक्ट्स दिए हैं। मैं डॉक्टर साहब को रिक्वेस्ट करूँगा, आप अगले मतलब जब आपका टर्न आए थोड़ा इसमें भी बताइए कि जो मेल न्यूट्रिशन है और मेल नरिशमेंट है, ये भी मैटरनिटी और चाइल्ड के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है। इसके साथ आप थोड़ा ये भी बताइए, जो हंगर इंडेक्स है इसमें तो भारत का रैंक 107 है 122 में से, क्यों इतना पीछे है, और इसका क्या प्रभाव प्रसूतियों के ऊपर पड़ सकता है, बच्चे के ऊपर पड़ सकता है, उसकी तरफ भी थोड़ा सा बात करें। यानी आप सब बात भी कह रहे हैं और फिर आप ये भी बता रहे हैं कि प्रोग्रेसिव होना चाहिए, और फिर आप बोल रहे हैं कि इस तरह की बता रहा हूँ आपको। जी 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 ठीक है। हसीना अहमद, हम आपके पास आएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री का वो बयान हम आपको सुनाना चाहते हैं जो कल उन्होंने एक बैठक के बाद कही। বিবাহৰ বিৰুদ্ধে আমি যিখিনি পদক্ষেপ লৈ আছিলোঁ সেইখিনি আজি আমি আৰু পুংখানুপুংখভাৱে আলোচনা কৰিলোঁ। আমাৰ লগত ভাৰ্চুৱেলি গাঁও পঞ্চায়তৰ ছেক্ৰেটাৰীসমূহো আছিলে। কেনেকৈ এখন গাঁৱত বাল্য বিবাহৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে আইনৰ ব্যৱস্থা ল'ব পাৰে, বিভিন্ন আইনৰ ধাৰাসমূহ কি ধৰণে আমাৰ কল চেণ্টাৰ বহাব লাগিব,
কি ধৰণে আমি লগে লগে নটিচ দিব লাগিব, লগে লগে বাল্য বিবাহ বন্ধ হ'ব লাগিব, আৰু লাহে লাহে একোখন গাঁও আমি কেনেকৈ প্ৰমাণ পত্ৰ দি যাব লাগিব যে এইখন গাঁৱত বাল্য বিবাহ নাই, সেই ধৰণে আমি ডিটেইল আজি আলোচনা কৰিলোঁ। পস্কো লগাব দিয়া হৈছে, চাইল্ড মেৰেজ প্ৰহিবিশ্যন এক্টটো লগাব দিয়া হৈছে, যি আইনৰ ধাৰা পৰে গোটেই আইনখিনি লগাব দিয়া হৈছে আৰু টাফ একশ্যন ল'ব দিয়া হৈছে। আজিতো সজাগতাই হ'ল, গোটেই অসমৰে গাঁও পঞ্চায়তৰ ছেক্ৰেটেৰীবিলাক মিটিঙত আছিলে, গতিকে টাফেষ্ট পচিবল একশ্যন এইটোত চলি থাকিব। গতিকে প্ৰত্যেক ছমাহৰ মূৰে মূৰে পুলিচে এনেকুৱা একশ্যন লৈ গৈ থাকিব। हर 6 महीने बाद पुलिस इसी तरह की कार्रवाई करती रहेगी, ऐसा मुख्यमंत्री का कहना है। और असम सरकार इस पर रुकने वाली नहीं है। एक रणनीति बना ली गई है और अदालत के फैसले के बारे में नेत्र रंजन चौधरी कह रहे थे कि अदालत ने सरकार को फटकार लगाई है। इसके बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि उनको इस बात की जानकारी नहीं है। उन्होंने मीडिया में इस तरह की खबरें देखी हैं, लेकिन अभी तक एडवोकेट जनरल ने उनको ये बातें नहीं बताई है। और इस तरह से सरकार के स्टैंड है कि वो मैं एक सेकंड में इसका उत्तर देता हूँ। देखिए, इसमें जो माननीय न्यायालय है उन्होंने ऑब्जर्वेशन दिया है, उन्होंने कोई ऑर्डर नहीं दिया है। तो ऑब्जर्वेशन और मौखिक तौर पे भी आजकल न्यायाधीश लोग अपनी व्यक्तिगत राय भी रखते हैं। ठीक है तो ऑब्जर्वेशन और ऑर्डर में डिफरेंट होता है। जी ठीक है प्रमोद जी। हसीना अहमद हमारे साथ हैं। हसीना अहमद, इस तरह की कार्रवाई जो हो रही है, पुलिस पकड़ कर ले जा रही है और बहुत सारे ऐसे जो उल्लंघन हो रहे हैं कानून के, वो नॉन बेलेबल हैं। लोगों को लगता है कि ये कानून जो है नॉन बेलेबल है और सरकार की कार्रवाई जो है कड़ी है और इससे बहुत सारे परिवार जो हैं परेशानी में हैं। क्या कोई और तरीका हो सकता था? देखिए, पहली बात तो यह है कि बाल्य विवाह जो है एक सामाजिक कुरीति है, इसको बंद करना है। और आपको पता है कि इतने सालों से हम मैं लास्ट 8 ईयर्स से मैं गांव में यहाँ पे काम कर रही हूँ, आसाम में, पूरे बरपेटा डिस्ट्रिक्ट में। तो उसके बाद हम आमसू के प्लेटफॉर्म में भी काम कर रहे हैं लास्ट 6 ईयर्स से, और 3000 से ज़्यादा बाल विवाह हमने बंद कर रहे हुए हैं लास्ट। तो अभी आमसू के प्लेटफॉर्म और आमसू पूरे आसाम में काम कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल असम सरकार ने जो स्टेप लिया हुआ है, ये मैं अपने तरफ से बोलना चाहूँगी कि ये एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि सामाजिक जो कुरीति इतने सालों से चल के आ रहे थे, जो असम सरकार को करना था, और हमने रिक्वेस्ट भी किया था, जो सीएम सर ने कल बोला भी मीडिया के सामने कि आमसू ने रिक्वेस्ट किया था, उसके बाद हमने कार्रवाई किया या स्टेप लिया है। तो हमें ये मतलब है अभी कि सरकार ने जिस तरीके से स्टेप लिया हुआ है, मतलब ये एक पॉजिटिव साइन है, लेकिन जो तरीक़ा से शुरू किया था वो कहीं ना कहीं गलत हुआ है थोड़ा। और लास्ट एक बात कहना चाहूँगी, मैं बार बार ये बात रखती हूँ मीडिया पे कि असम पुलिस का जो काम है और जितने भी काम करने का तरीका अभी तक हमने देखा है, कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क रहता है, क्योंकि सीएम सर ने जब ऑर्डर किया उसके बाद ही पुलिस लोग बहुत एक्टिव हो गया। उससे पहले पुलिस का जिस तरीके से समाज में बाल विवाह बंद करने के लिए जिस तरीके से काम करना चाहिए था, उस तरफ से काम नहीं किया था। हमने देखा कि पुलिस और आम लोगों के बीच में जो एक फ्रेंडली रिलेशनशिप होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं नहीं हुआ है, हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो सीएम सर ने बार बार पुलिस को एक लाइक बहुत अच्छे तरीके से पुलिस काम कर रहे हैं, इसे क्लीन शीट देता है, लेकिन कहीं ना कहीं सीएम सर को वो भी देखना चाहिए कि पुलिस किस तरीके से काम कर रहे हैं फील्ड में, क्योंकि हमें फील्ड की जो रिपोर्ट है, जिस तरीके से हमने देखा है, पुलिस ने आम लोगों के साथ जैसे कार्रवाई किया है, जिस तरीके से अपने मन के हिसाब से लाइक प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट और पोस्को एक्ट लगाना चाहिए था, कहीं ना कहीं उन लोगों ने गलत किया है बहुत केसेस में। हमें ऐसे भी केसेस सामने आया है, आप अगर देखेंगे न्यूज़ चैनल में, कि लास्ट एक ऐसे भी केसेस आया है जहाँ पे एक लड़का को पकड़ के लाया, फिर मतलब कोर्ट के सामने उन्होंने बयान दिया कि वो शादी ही नहीं किया है, लेकिन उनको ऐसे केसेस में डाला है कि उनका
शादी हुआ है वो चाइल्ड मैरिज में के केसेस में फंसा हुआ है। तो आप ये एक एग्जाम्पल रहा आपका। और सामने अगर आप देखेंगे कि जैसे मतलब अरेस्ट किया है, मेरे पास एक केस है, मतलब वो बहिस्टो पुलिस स्टेशन से आया था 61/2023। इस केस में अगर आप देखेंगे पुलिस ने बोला कि मतलब ये चाइल्ड मैरिज के केस में फंसा हुआ है, इनको मतलब पोस्को लगाया हुआ है। लेकिन जब कोर्ट के सामने उनको डॉक्यूमेंट्स पेश करना चाहिए था, लेकिन उसमें उनके हाथ में कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है कि मतलब ये चाइल्ड मैरिज किया हुआ है। लेकिन पुलिस के पास ही वो सबूत नहीं है, ये कह रही हैं आप। तो कुछ जो है त्रुटियां वो आपको नजर आती हैं। ये सवाल सरकार से है, लेकिन इसका उत्तर प्रमोद स्वामी जी देंगे। लेकिन इससे पहले लेना होगा छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद चर्चा जारी है। ब्रेक के बाद मुद्दा में आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं असम सरकार की कार्रवाई, बाल विवाह के खिलाफ जोरदार कार्रवाई, और जो रणनीति बना रही है असम सरकार आगे भी जारी रहेगी। पुलिस अगले 6 महीने के अंतराल के भीतर इस तरह की कार्रवाई करती रहेगी। और आपको बता दें कि 4000 से ज़्यादा मामले दर्ज हुए हैं और 6000 से अधिक इसमें आरोपी हैं, और लगातार इन आरोपियों की खोज पड़ताल पुलिस कर रही है। प्रमोद स्वामी जी, जो तरीका है धरपकड़ का, आरोपियों को पकड़ने का, या जो उनके साथ सलूक किया जा रहा है, उस पर सवाल उठ रहा है। हसीना अहमद कह रही थी कि पुलिस के पास कई बार सबूत नहीं होते हैं, और कई बार जिन पर आरोप होता है उनको बिना सबूत के उनको कस्टडी में रखा जाता है, वो अपनी बातें नहीं कह पाते, उनको बातें कहने का मौका नहीं मिलता है। इस तरह की बातें आ रही हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं हसीना अहमद जी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस मुद्दे का समर्थन किया और कहा कि मुख्यमंत्री जी को आमसू ने कहा था कि इसके ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए, चाइल्ड जो मैरिज जो है इसके ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये एक सकारात्मक पक्ष है असम की राजनीति में, जहां हमारे मुस्लिम संगठन आमसू की भी महिलाएं जो है महिला शक्ति जो है वो आगे बढ़ करके इस सामाजिक कुप्रथा और कुरीति के विरुद्ध में एक सख्त कानून की आवश्यकता समझती है और उसके ऊपर कार्रवाई चाहती है। अब दूसरी बात रही कि जब इतना बड़ा कोई एक कानून इम्प्लीमेंटेशन करने जाते हैं तो वहाँ एक दो कोई भूल या त्रुटि रह सकती है, नहीं रहनी चाहिए, एक भी नहीं रहनी चाहिए। लेकिन इस तरह की कोई अगर भूल और त्रुटि है तो उसको अगर सरकार के और पुलिस के सामने लेकर के आया जाए तो निश्चित रूप से उसमें सुधार की आवश्यकता है। अब इन्होंने कहा कि ये जो कार्रवाई हुई वो किस आधार पे हुई। मैंने डीजीपी साहब का स्टेटमेंट सुना था, तो उन्होंने कहा कि इसमें जो इनपुट मिले हैं जो वेरिफिकेशन के लिए, उसमें फैमिली मेंबर से उन्होंने डिस्कस किया है जिनको अरेस्ट किया गया है। उसके बाद में वहाँ की चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी से डिस्कस किया है, लोकल लोगों से डिस्कस किया है, और पुलिस पर्सनल की अपनी एक रिपोर्ट होती है, उस रिपोर्ट के आधार पे ये केस बनाए गए, केस रजिस्टर किए गए, उसके बाद में कार्रवाई हुई। उसके बाद में भी कहीं ना कोई त्रुटि हो सकती है, जैसे एक दो केस का इन्होंने जिक्र किया। तो निश्चित तौर पे हमको जब एक इतने बड़े सामाजिक कुरीति के खिलाफ जब हम लड़ाई लड़ रहे हैं तो वहाँ अगर कुछ कमियां हैं तो उन कमियों को हमें मिलजुल करके ठीक करना पड़ेगा। और जो एक दो कोई प्रॉब्लम्स है, इस तरह के केसेस है, तो मैं चाहूँगा कि आप पुलिस डीजीपी साहब से मिलें और अपनी बातों को रखें, तो निश्चित रूप से वहाँ जो है सरकार की तरफ से सकारात्मक जो है आपको सहयोग जरूर मिलेगा। लेकिन मूल प्रश्न ये आता है कि जो सामाजिक कुरीति और कुप्रथा है जिसके खिलाफ राजा राम मोहन राय साहब ने लड़ाई लड़ी थी, जिसके खिलाफ में अन्य हमारे जो समाज सुधारक है उन्होंने भी इन सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ, कुप्रथा के खिलाफ अवेयरनेस के लिए एक समय में बहुत बड़े आंदोलन किए थे। तो आज आसाम में मेरे को सबसे अच्छी बात लग रही है कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हो सकते हैं, लेकिन आमसू जैसा संगठन और कांग्रेस संगठन के जो हमारे मित्र हैं उन्होंने भी कई बातों पर अपना रुख स्पष्ट किया। लेकिन उन्होंने भी कहा कि चाइल्ड जो मैरिज जो है वो समाज के लिए अच्छा नहीं है और इसको बंद होना चाहिए। एक सवाल तो और एक चीज, हाँ, एक चीज पे हम सब सहमत है कि ये बंद होना चाहिए,
कहीं कहीं इम्प्लीमेंशन को लेकर के, कहीं किसी इंसिडेंट को लेकर करके एक मत भिन्नता हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात है कि इस सामाजिक कुप्रथा के विरुद्ध में मोटा मोटी एक जो है एक आम सहमति जो राजनीतिक दलों में और सामाजिक संगठनों में बन रही है, ये एक स्वागत योग्य कदम है। और जो छोटी मोटी कोई भी जो प्रॉब्लम है उसको निश्चित रूप से हम बातचीत के द्वारा उसको हम समाधान कर सकते हैं। एक सवाल और उठ रहा है प्रमोद स्वामी जी, पुलिस पर वो सवाल है। मुख्यमंत्री जो बातें कहते हैं पुलिस उसको लागू करती है और पुलिस उस पर कार्रवाई करती है, लेकिन कई बार पुलिस बिना मुख्यमंत्री के निर्देश आदेश के बाद कोई काम नहीं करती है। हसीना अहमद यही कह रही थी, वो कह रही थी कि इस तरह के कानून तो पहले से है ही, क्या पुलिस पहले इस तरह की गिरफ्तारियां खुद से की नहीं की, लेकिन मुख्यमंत्री का आदेश हुआ तो लगातार इस तरह की कार्रवाई नहीं, पुलिस कानून पहले से ही है, लेकिन कानून को जो कानून पॉस्को एक्ट जैसे मैंने कहा 2012 में था, मेरे मित्र 1962 कह रहे थे, मैं तो कह रहा हूँ कि चाइल्ड प्रिवेंशन 1929 में आया, उसमें अमेंडमेंट कई बार हुए, तो ये कानून है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब ऊपर से जो हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है मुख्यमंत्री, या उस लेवल से जब इस बात को प्रेस नहीं किया जाता है, जब जोर नहीं दिया जाता है, तो फिर पुलिस भी कहीं ना कहीं ढीली पड़ जाती है। तो निश्चित रूप से आपकी ये बात सही है कि कानून था तो पहले उसका उपयोग क्यों नहीं किया गया। लेकिन चिंताजनक बात यह है कि जो NFHS की 5 की जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के बाद में मुख्यमंत्री महोदय ने इस सारे इश्यूज़ की गंभीरता को समझा और पुलिस को सख्त निर्देश दिए, और उसके बाद अनुसार पुलिस ने कार्रवाई की। और कहीं इतना बड़ा जब अभियान चलता है तो एक दो केसेस में कोई भूल बरामदी हो सकती है, वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जो हुआ है उसमें भी सुधार किया जाना चाहिए। ठीक है प्रमोद स्वामी जी, नेत्र रंजन चौधरी के पास जाएंगे। हालांकि नेत्र रंजन चौधरी ने डॉक्टर बाबू पाठक से सवाल किया था, बाबू पाठक हमारे साथ हैं, लेकिन पहले नेत्र रंजन चौधरी से ही जानना चाहेंगे कि इतने सारे बिंदुओं पर प्रमोद स्वामी ने आपको जवाब दिया है, क्या आपको लगता है कि आपका सवाल जो था उसका जवाब मिला है आपको? नहीं, मैं डेफिनेटली स्वागत करता हूं। उन्होंने बहुत हिम्मत से और तथ्यों के आधार पे जवाब दिया है, और जैसे पहले से भी हम कह रहे हैं कि हम बाल विवाह की विरोध करते हैं, लेकिन ये एक पॉलिटिकल स्टंट ना हो। दूसरी पॉइंट हम बोल रहे हैं कि ये प्रोग्रेसिव हो। अभी जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम 6 महीने बाद दोबारा रिव्यू करने, बहुत अच्छी बात है, इस तरह से आप रिव्यू करिए, उसको कंट्रोल में लाइए, सुधार करिए, लेकिन आप एकाएक रिट्रोस्पेक्टिव जाओगे और पहले से जो है उसको हम जेल में डाल देंगे, उसकी बात बहुत सारा सवाल आता है कि ठीक है आप जेल में डाल दो उनको, फिर उनका फैमिली का क्या होगा, उनका जो परिवार है, बच्चे हैं, बीवी, उनका जिम्मेदारी कौन लेंगे। आप और एक चीज़ देखिए, कई बार लोग डर रहे हैं, उनको लगता है कि अगर उनका मान लीजिए चाइल्ड मैरिज हो गया है, अभी प्रेगनेंसी में है, उनको अगर आशाकर्मी या अस्पताल जाएंगे तो पकड़े जाएंगे। वो क्या होता है, उनका स्वास्थ्य पे और ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। बंगाई गांव में एक महिला का ऐसे मौत भी हुआ है। तो उन सब मौतों का क्या आपको नहीं लगता है कि ये इस डिसीजन के कारण, जो रिट्रोस्पेक्टिव डिसीजन है, इसके कारण से ये सब हो रहा है? ये एकाएक करने का, मान लीजिए, और एक मैं आपको एक एग्जाम्पल लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कल को एक इस टाइप का आइन लाया गया कि जितने भी फिजिकली अनफिट पुलिसमैन है उनको कल से नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अब एक दिन में तो कोई फिजिकल फिटनेस आएगा नहीं, या तो आप बोल लीजिए कि भाई साहब 6 महीने में आप मोटापा कम करो, एक्सरसाइज करो, दौड़ो भागो, फिटनेस आओ, तब जाके आप रिव्यू करेंगे। कहने का मतलब इस एग्जाम्पल से ये है कि आप प्रोग्रेसिव देखिए, रिव्यू करिए, तब जाके होगा। आप एकाएक बोलो कि आज से अभी से जो है, ऐसा नहीं होता है, इस तरह से नहीं होता है। पॉलिटिकल स्टंट मत करिए। और आप अगर 2016 से भी आप इसको लागू करते हैं, हम यही सवाल उठाते रहे हैं, क्या नहीं लगता कि इसको थोड़ा और ज्यादा कंट्रोल, आप तो मानते ही बोलते रहते हैं कि कांग्रेस ने नहीं किया, वो नहीं किया, हम करेंगे। ठीक है भाई साहब, 2016 से भी करते, क्या उसमें और सुधार नहीं होता? क्या ऐसा तो नहीं है कि ये जो एक आदमी जो सारी देश पे भारी पड़ रहा है, उससे ध्यान भटकने के लिए ये सब हो रहा है? एक आदमी सारे देश पर भारी पड़ रहा है, ये आपका वर्षन हो सकता है, आप किस आदमी की ओर इशारा है, ये आपकी पार्टी का हो सकता है, लेकिन हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं ये तो ऐसा नहीं है जो चाइल्ड मैरिज के खिलाफ जो चल रहा है अभियान, ऐसा तो नहीं है कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ एक स्टेप वाइज ये प्लान लिया जा रहा है, या कोई ऐसा तो नहीं है कि पॉलिटिकल स्टैंड ही, लेकिन इन लोग जानेंगे। लेकिन हम मोटा मोटी हम यही बोल रहे हैं, मैं दोबारा रीएम्फेसाइज करता हूँ, पॉइंट 1, हम लोग बाल विवाह की विरोध करते हैं, हम प्रोग्रेसिव स्टेप का सपोर्ट करते हैं, और ये जो एकाएक ये लोग पॉलिटिकल स्टैंड से लोगों में जो एक भयंकर सिचुएशन कर रहे हैं, इसके लिए अगर जितने भी लोग असुविधा हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, जीवे हैं, इनका जिम्मेदार कौन होगा, ये स्पष्ट करे। जी, आपने एक सवाल किया और उदाहरण के साथ किया कि अगर पुलिस बल में
बहुत सारे लोग, बहुत सारे जवान अनफिट हैं, तो उनको कल से कहा जाए कि वो नौकरी से निकाले जा रहे हैं, वो ना आए, तो इस तरह से उचित नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर सवाल का सरकार का ये दावा है, सरकार ये कह रही है कि जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है या जिनके अभिभावक के रूप में जो पति हैं उनको जेल में डाला जा रहा है, उनके लिए पर्याप्त व्यवस्था किया गया है। प्रमोद स्वामी जी कह रहे हैं कि उनसे बातचीत की जा रही है, तब उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। जवाब दे दूं जी, और उनको मुआवजा भी दिया जा रहा है। नहीं, इसमें ऐसा है कि एक कमेटी भी बनी है जो उनके पुनर्वास के लिए जो भी ज़रूरतमंद जो चीज़ें हैं वो पुनर्वास के लिए जो भी आवश्यक है वो कमेटी करेगी। उसके अलावा मुख्यमंत्री महोदय ने तुरंत एक घोषणा कर दी कि तत्काल अरुणोदय में जो राशि मिलती है वो राशि उन महिलाओं को दी जाए जिनके पति अरेस्ट हुए हैं, और उनको खाद्य सामग्री जो चावल वगैरह है वो मुफ्त मुहैया करवाना चाहिए। और इसके अलावा भी एक कमेटी गठन कर दी है जो उनके पुनर्वास के लिए जो भी जरूरत चीज़ें हैं उसका अध्ययन कर करके उसको पूरा करने का प्रयास करेगी। तो ये सारी व्यवस्थाएं हो रही है। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि ये राजनीतिक स्टंट है, तो अगर राजनीतिक स्टंट भी, अगर आपकी बात को मैं मान लूँ कि राजनीतिक स्टंट भी है, तो देर आए दुरुस्त आए, हमने तो कार्रवाई तो चालू की, आपने तो ये कानून पहले से ही पर था और उस कानून का आपने कोई उपयोग नहीं किया, तो आइए अब हमारा सहयोग करिए। और दूसरी बात आपने कही कि एक सब पर भारी, लेकिन तो ये तो ये हमारे यहाँ जो है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ कोई प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जनता ही निर्णय लेती है, जनता ही जनादेश देती है, और जनता के द्वारा, जनादेश के द्वारा जो सांसद चुन के जाते हैं वो देश में प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। तो आज अगर नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता पूरे विश्व में, आज सबसे विश्व के नेताओं में एक खुशी की बात है कि सबसे ज़्यादा उनकी जो आज लोकप्रियता है, और वो पूरे विश्व के एक नेता बन चुके हैं। आज रशिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध हुआ उसमें भी उन्होंने उस युद्ध को, हमारे बच्चों को रेस्क्यू कराने के लिए उस युद्ध को कुछ देर तक रुकवा दिया था। तो ये भारत की बढ़ती हुई शक्ति का परिचायक है, वो जननायक बन चुके हैं, और ये राजनीतिक बहस का मुद्दा नहीं है। आपके पास भी नेता है, आपके पास भी नेहरू जी की विरासत थी, आपके पास भी नेहरू जी की विरासत थी, लेकिन आपने उनके टाइटल तक को यूज नहीं किया। आपके नेता जो थे वो उनके टाइटल को यूज करते, गांधी टाइटल तो आपने चुरा लिया, गांधी तो आपका टाइटल है नहीं। मैं इसमें एक आदमी सब पे भारी पे मैं बोल रहा हूँ, आप जवाब दीजिएगा, ब्रेक का टाइम हुआ है। अडानी जी सब पे भारी पड़ रहा है जी, अडानी भारी पड़ रहा है, अडानी से भटकाने के लिए बात कर रहे हैं, वो हम प्रमोद स्वामी के पास ले जाएंगे। ब्रेक के बाद मुद्दा में आपका स्वागत है। ब्रेक में जाने से पहले प्रमोद स्वामी जी अपनी सरकार के कदमों के बारे में जानकारी दे रहे थे। वो बता रहे थे कि बहुत सारी जो काम सरकार ने प्रोग्रेसिव ढंग से किया है। फिर हम चलते हैं हसीना अहमद के पास। हसीना अहमद, यहाँ सरकार पर एक और सवाल है कि सरकार ने समय नहीं दिया। क्या इस कार्रवाई को इस तरह से भी देखा जा सकता था कि सरकार इस तरह की कार्रवाई जो कर रही है, बड़ी कार्रवाई कर रही है, इससे पहले स्पेशल कोर्ट बनाए जाएं, जो स्पेशल कोर्ट होते हैं, इन मैटर्स को जल्दी जल्दी निपटाया जाए ताकि कोर्ट पर भी, अदालत पर भी बोझ न पड़े। क्योंकि ऐसा भी मामला सामने आया है कि इतने सारे लोगों की गिरफ्तारी हुई है कि जेलों में रखने की जगह नहीं है, कई जगह इन्हें अलग अलग कैंप में भी रखा जा रहा है। जी देखिए, फ़िलहाल ये ठीक बात बोला आपने, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से ये प्रोसेस शुरू किया है, सीएम सर ने जब उस दिन रात में बोला ये बात, फिर नेक्स्ट डे ही मतलब असम पुलिस पूरा एक्टिव हो गया, और एक दिन में ही इतने लोगों को 4,000 से ज़्यादा लोग रजिस्टर्ड किया केसेस, और 3,000 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट करना, मतलब इतना जल्दी और इतने जिस तरीके से कामों को शुरू किया है वो कहीं ना कहीं बहुत मतलब जल्दी कर दिया है, इसे हमें लगता है। क्योंकि लोगों के बीच में जिस तरीके से एक सिचुएशन हुआ है, आप देख सकते हैं कि थाने के सामने जिस तरीके से महिला लोग रो रहे थे, और बहुत सारे ऐसे फैमिलीज भी हैं, जैसे एक लोगों को अरेस्ट किया। आप अगर देखेंगे मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट के नुरेजा खातून का केस मैंने एक वो स्टडी किया कि 6 महीने का एक बच्चा उन्होंने लेके आया, कि वो फैमिली में एक ही उनका हस्बैंड ही मतलब लेबर है, डेली वेज काम करते हैं, और उस तरीके से फैमिली चला रहे थे। अभी उनका हस्बैंड को अरेस्ट किया तो फैमिली कैसे चलेंगे? अभी पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों ने अपने अपने पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ, पार्टी के लिए बात रखेंगे, लेकिन हम एज ए सोशल एक्टिविस्ट और
एज ए स्टूडेंट लीडर हमें ये मानना है कि ये एक सोशल इश्यूज़ है और सोशल इविल है जो इतने सालों से हो रहे थे। जिस इशू में मतलब सीएम सर ने एक स्टेप लिया है, ये एक पॉजिटिव साइन है। इसमें काम करना है इस मुद्दे पे, इसमें पॉलिटिक्स करने का कोई बात नहीं है और इसमें धर्म कहीं पे नहीं आता है, हिंदू मुस्लिम और अपर असम लोअर असम ऐसे नहीं लाना है। हमारा ये मानना है कि जो सामाजिक कुरीति है इसको ख़त्म करना है और जिस तरीके से सीएम सर ने शुरुआत किया है ये बहुत एक पॉजिटिव साइन है। इस तरीके से हमको आगे भी काम करना है। लेकिन सीएम सर ने जिस तरीके से मतलब बयान रखा और उसके बाद पुलिस ने जिस तरीके से एक्टिव हुआ है, अभी पुलिस को आप क्लीन शीट देते हो, मतलब कोई लोग बहुत लोग पुलिस को सपोर्ट करके बात कर रहे हैं, लेकिन हमें जो फील्ड पे रिपोर्ट जिस तरीके से देखा और जिस तरीके से हमें मिला है, पुलिस कहीं ना कहीं आम लोगों के साथ जिस तरीके से मैं पहले भी बताया फिर बोल रही हूँ कि जिस तरीके से एक फ्रेंडली रिलेशनशिप करके लोगों के बीच में जाना और एक लॉ की तरफ से आइन के हिसाब से उनको अरेस्ट करना, वो एक ठीक प्रोसेस होता है। और मैं ये मानता हूँ कि अभी आप देखिए जो बाल विवाह है किस तरीके से लोगों ने मतलब कर रहे हैं और रीजंस क्या है, क्यों कर रहे हैं, मतलब वो आपको पकड़ना है और उस पॉइंट पे, उस मुद्दे पे आपको काम करना है फील्ड पे। क्योंकि ज़्यादातर अब लोग होता है, अशिक्षित लोग होता है, गरीब लोग होता है, उन लोगों के बीच में बाल विवाह ज़्यादा हो रहे हैं। तो उसमें आपको शिक्षा के ऊपर काम करना है। उन लोगों को किस तरीके से हम थोड़ा इकोनॉमिकली उनको सपोर्ट करें, सरकार के हिसाब से काम करना है। और हमें ये मानना है कि अभी सामने सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग इसमें पॉलिटिक्स ना करके ये सोशल एक इविल है, इसको ख़त्म करना है। और सरकार ने जिस तरीके से स्टेप लिया हुआ है, क्योंकि हम फील्ड पे है और लास्ट 8-9 ईयर्स से हम काम कर रहे हैं, तो ये अच्छा बात है। और सब हम मिल के यहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं लाना है और सब मिल के इस इविल को ख़त्म करना है। और कहीं ना कहीं अब जो बात रखा है कि एक स्पेशल कोर्ट ऐसे सामने रख के क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा हो रहा है दिन के दिन बाद, और अभी जो सीएम सर ने कहा है कि हम 26 तक करेंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है कि बहुत एक्टिवली सब मिल के ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करना है। जी, आपने जो बात कही हमें लगता है कि सरकार के पक्ष में ही ज़्यादातर आपने बात कही है, लेकिन आपने जो सवाल उठाया है हम वही सवाल हम नेत्र रंजन चौधरी से पूछना चाहेंगे। लेकिन इससे पहले नेत्र रंजन चौधरी ने एक सवाल डॉक्टर बाबू पाठक से किया था। उन्होंने कहा था कि आप सब कुछ बातें बता रहे हैं कि उन महिलाओं की जो समय से पहले गर्भवती होती है, कम उम्र होती है, उन लड़कियों की शादी हो जाती है, जिसके खिलाफ सरकार कार्रवाई कर रही है। तो उन्होंने वो बातें बताई कि क्यों ज़रूरी है इस तरह के कदम उठाना सरकार के लिए और इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। इन्होंने ये सवाल किया था कि सिर्फ उन किशोरियों की स्वास्थ्य के बारे में ही क्यों चिंता करना है, और बहुत सारे बात कुपोषण के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, और जो पुरुष हैं उनके बारे में भी सवाल किया था। आप जी क्या दोनों बातों में अंतर देखते हैं डॉक्टर बाबू पाठक? देखिए, ये जो स्वास्थ्य को लेके हमारा जो इम्प्रूवमेंट का जो सिलसिला है, ये एक स्टैटिक चीज़ नहीं है, ये एक डायनेमिक चीज़ है। आप केवल इन्होंने पोषण के बारे में कहा, मैं कहूँगा इससे भी आगे बढ़ कर हमें और कई चीज़ों पे हमेशा ध्यान देना है। ये जो ग्रोथ है ना, ये जो इम्प्रूवमेंट है, ये कोई स्टैटिक चीज़ नहीं है, ये कोई स्थायी चीज़ नहीं है, ये एक डायनेमिक चीज़ है जो हमें हमेशा प्रयास करते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम एक मापदंड यहाँ पे पहुँच गए एंड दैट इज़ आवर टारगेट, हम वहाँ पहुँच गए, हमने सब कुछ हासिल कर लिया, ऐसे नहीं होता है। हर एक चीज़ में हमेशा इम्प्रूवमेंट होते रहता है, सिस्टम्स इम्प्रूव करते रहेंगे। और जहाँ तक इन्होंने केवल एक ही मुद्दा कहा पोषण का, मैं कहूँगा पोषण ओबियसली पोषण के अलावा हमें और कई चीज़ों पे ध्यान देना है। पोषण तो देना ही है, न्यूट्रिशन बहुत आवश्यक होता है, लेकिन मान लीजिए हम यहाँ केवल बाल विवाह के वजह से जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके ऊपर चर्चा कर रहे थे, इसलिए मैंने उन मुद्दों को नहीं छुआ। लेकिन अगर आप इनके नज़रिए से मैं देखूं तो ओबियसली हमें टीकाकरण पे भी ध्यान देना पड़ेगा, एंटीनेटल चेकअप पे भी ध्यान देना पड़ेगा। हमको ये भी देखना पड़ेगा कि हमारा जो कॉम्प्लायंस है, जो लोग हमारा बात मानते हैं, या सरकारी तंत्र की जो मशीनरी है वो बाकायदा केवल सिस्टम मतलब मान लीजिए लोकसभा और हमारे विधानसभा में चीज़ें पारित हो जाती हैं, एक लॉ बन जाता है, वो ग्राउंड ज़मीनी स्तर पे कितना इम्प्लीमेंट होता है, उन बातों को कितना इम्प्लीमेंट कर पाते हैं हमारे अधिकारी, हर एक चीज़ को देखना पड़ेगा। तो ओबियसली
फिर आयोडिनाइजेशन ऑफ दी सॉल्ट, मतलब जो नमक है उसमें, क्योंकि हमारे इस एरिया में अगर हम देखें तो चूंकि हम हिमालय के फुट हिल्स में रहते हैं, तो हमारे यहाँ आयोडीन की मात्रा भी बहुत कम होती है। नमक जो है वो आयोडिनाइज्ड हो। अब पहले आज से 50 साल पहले अगर मैं देखूं तो क्रिटिन बेबी बहुत, जिनमें नमक कम होता है ना, और वो बच्चा अगर उसके सपोज गर्भ में है और माँ को नमक में या माँ के शरीर में आयोडीन की मात्रा कम है, तो क्रिटिन बेबी पैदा होते थे जिनकी मानसिक मतलब विकास नहीं हो पाती थी। जी तो इसी प्रकार इसी भांति और कई चीज़ें हैं। हम और जो इम्प्रूवमेंट है वो एक होलिस्टिक इम्प्रूवमेंट होना पड़ेगा। हर माध्यम को लेके चलना पड़ेगा, और एक डायनेमिक चीज़ है। ये नहीं कि हमने ये अचीव कर लिया अब हम यहाँ पर रुक गए। हमें हमेशा प्रयासरत होना पड़ेगा चीज़ों को बेहतर करने के लिए। जी नेत्र रंजन जी, कानून है तो वो लागू भी करना होगा, और किसके लिए कानून बना है अगर उसके लिए सटीक रूप से लागू होता है तो हो सकता है कि ये उचित चीज़ भी है। लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से आप सवाल भी उठा रहे हैं और सरकार के जो कदम है इस पर सवाल उठा रहे हैं, क्या आपको कहीं लगता है कि कानून में भी बदलाव की ज़रूरत है? क्योंकि इतनी चर्चा हो रही है सरकार के इस कदम का, और सरकार पर एक तरह से दबाव भी बन गया है कि ये एक तरह से अमानवीय है। कई लोगों पर ये कड़ा प्रहार है जिनके कोई कमाने वाला नहीं है, और अकेले कोई है तो वो जेल में चला जाता है, वो अकेले बच्चे को लेकर कोई महिला पड़ जाती है। तो क्या आपको लगता है कि इसमें कुछ बदलाव की भी गुंजाइश है? क्या आप इसके लिए सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं? क्या आप इसे असेंबली में भी उठाना चाहते हैं? नहीं, डेफिनेटली पहले तो अभी परसों की बात है, महामान्य न्यायाधीश ने तो गुवाहाटी हाईकोर्ट का उन्होंने इसको तो धज्जियां उड़ा दिया है। इन्होंने पोस्को क्यों लगाया सीधे सीधे पूछा है। माननीय मुख्यमंत्री जी बोल सकते हैं कि मेरे पास तथ्य नहीं है, लेकिन आप सोशल मीडिया में भी देख ले, इट्स ऑन यार, आप कहीं भी देख लीजिए, इट वॉज ए वीडियो। सीधा पूछा है क्यों लगाया, उनको इंटरोगेशन करना जरूरी था क्या? सीधा उसने पूछा है 376 IPC क्यों लगाया, लेकिन तो वो सब नहीं, वो सब में हम नहीं ना, वो हम अदालत देखेंगे, न्यायाधीश देखेंगे। बेसिकली क्या है कि हम जैसे अगेन मैं पॉइंट वाइज आ रहा हूँ कि हम बाल विवाह की विरोध करते हैं। दूसरी चीज़ ये धार्मिक राजनीति में इसमें ना देखा जाए, जिससे आई थिंक सभी वक्ताओं ने इसमें सहमति जताई है। तीसरी चीज़ इसको पॉलिटिकल स्टंट ना हो। चौथी चीज़ इसको इम्प्लीमेंट करने के समय देखा जाना चाहिए कि प्रोग्रेसिव हो, और इससे क्या क्या लोगों को असुविधा हो सकता है, इसको हम किस तरह से उसको टैकल करेंगे, क्या इससे एक भयंकर स्थिति हो सकता है, इन सब स्थितियों को देखा जाए। तो ये लेकिन पोक्सो जैसा जब कानून है तब उसके अंदर जब ये तो अपराध होंगे तो उसको उसी तरह से ट्रीट किया जाएगा ना। वही कौन सा कानून कहाँ पे लगाना जरूरी है या नहीं, ये बात तो न्यायाधीश बोलेंगे, हम नहीं बोल सकते हैं। हाईकोर्ट के बारे में जस्टिस ऑनरेबल हाईकोर्ट में उस दिन हुआ था, सुमन श्याम जस्टिस जी ने बोला था, मतलब ऐसे केसेस भी आ रहे हैं। मतलब मैंने जिस तरीके से बोला कि पहले ही पुलिस का जो कार्रवाई है, जिस तरीके से वो लोग काम कर रहे हैं फील्ड पे, कहीं ना कहीं पुलिस के एक्टिविटीज़ में मैं क्वेश्चन मार्क पहले से ही रखती हूँ, अभी भी रखती हूँ, क्योंकि हमें मिला है इस तरीके से केसेस कि जिसको पोस्ट को लगाना है उनको नहीं लगाया, जिसको नहीं लगाना है उनको भी लगा दिया। तो इस तरीके से जिस तरीके से मतलब काम इतने जल्दी किया है, मैंने बोला कि एक दिन में ही आप इतने लोगों को इस तरीके से अरेस्ट करना, एक प्रोसेस से होना चाहिए था। एक नियम बना के कि ठीक है हमें इस कार्रवाई करना है, इस टॉपिक पे काम करना है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो एक लीगल वे में, एक प्रोसेस में करना चाहिए था, एक टाइम लेके करना चाहिए था। लेकिन कोर्ट भी नोटिस कर रहे हैं कि आसाम पुलिस ने जिस तरीके से आम लोगों के लाइफ में हार्म कर रहे हैं, मतलब जिस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट किया है, बहुत केसेस ऐसे भी मिला है कि मैंने पहले बोला कि पोस्ट को नहीं लगाना था, उनको भी पोस्ट को लगा दिया एक्ट। तो ये जो मुद्दा है इसमें इस तरीके से जस्टिस सुमन श्याम जी ने बोला था, बयान रखा था। तो ये सीएम सर को मैंने ब्लेम नहीं दिया कि पुलिस का जो काम है, पुलिस जिस तरीके से काम कर रहे हैं उस प्रोसेस में कहीं ना कहीं पुलिस बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस को इतना ज़्यादा पावर दे के रखा है कि पावर का मिसयूज़ कर रहे हैं। जो मैंने पहले भी रिक्वेस्ट किया कि सीएम सर को इसमें थोड़ा रुकवाना करना है, पुलिस को थोड़ा जितना भी पावर दिया उसमें थोड़ा देखना है, क्योंकि फील्ड में किस तरीके का काम कर रहे हैं, क्योंकि केसेस आ रहे हैं इस तरीके का, हमें पता है कि फील्ड में क्या हो रहा है। यहाँ पे पॉलिटिक्स करने का कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ये मानती हूँ कि जो केसेस आ रहे हैं और जिस तरीके से पुलिस काम कर रहे हैं इसमें थोड़ा ध्यान देके
है कि अच्छे तरीके से काम करके जो बाल विवाह है इसको सॉल्व करना है, क्योंकि हमें भी ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, क्योंकि इतने सालों से ये प्रॉब्लम हो रहा है। जी, ये समस्या है, इसका समाधान होना चाहिए। नहीं, हमारे पास समय की कमी नहीं है। महिला जितना भी है इनको शिक्षित करना है, हमारे पास समय की कमी है, हमारे पास समय की कमी है। हसीना जी, आपकी बातें आ गई। आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने रखा कि एजुकेशन सेक्टर में ज्यादा काम करना चाहिए जी। अच्छा हसीना जी, और एक चीज, आप तो कानून की ज्ञानी हो, मैं क्या बताऊं आपको, लेकिन पुलिस तो स्टेट पावर में आते हैं ना, तो आप पुलिस को जिम्मेदार बोलोगे, लेकिन सीएम सर कुछ ऐसा तो नहीं होता। मैं बस समझ गया। नेत्ररंजन का सवाल सरकार पर है, लेकिन प्रमोद स्वामी के पास जवाब देने का समय नहीं है। हम जानते हैं कि वो जवाब में क्या कहेंगे, इसलिए अच्छा, और एक मजे की बात है, नहीं, अब हमारे पास समय की कमी है। हसीना जी, अब हमारे पास समय की कमी है, कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, लेकिन जो भी चर्चा हुई है वो सार्थक हुई है। सभी ने अपनी बातें कही और ये बातें जनता तक पहुंची है। इसी तरह की चर्चा हम आगे भी करते रहेंगे और बाल विवाह के खिलाफ जो सरकार कदम उठा रही है इसके सभी आयामों पर लोगों को जागरूक करते रहेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप सभी का धन्यवाद, दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।